हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 का फिजिक्स पेपर गाइस। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, कुछ बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करके विदाउट एनी डिले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। पहला क्वेश्चन है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। यहाँ पे सर्किट हमने पहले से बना रखा है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए इन दी सर्किट में, ठीक है। तो हमें करंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले अपने को वोल्टेज तो दे रखा है 5 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अगर आर इक्विवेलेंट और मिल जाए तो मैं करंट निकाल सकता हूँ V = IR से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है सर्किट जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही इजी है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको उसने नंबर भी मेंशन किया था ABCD करके, तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं इस पार्ट को बेटा, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को थोड़ा चेक करें, क्योंकि देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा चेक किया करो, कहीं बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अगर चेक करें, मान लीजिए इसको 5/3 और इसको यहाँ पे चेक करें 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो यहाँ 5/3 और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 25 डिवाइडेड बाय 15। तो बेटा इसको जब कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना आएगा 5/3। मतलब भाई साहब दोनों साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना वो इतनी इजी हो गई तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। तो अब यहाँ पे बेटा देखो 5 और 3 किस में आ गए, सीरीज में, और 2.5 और 1.5 किस में आ गए, सीरीज में, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा मिलके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा बोलो तो, 2 1 3 और एक यहाँ पे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है यार, आया समझ लो। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपके पास 8 और 4 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 डेड एस 1, ठीक है। तो मेरे पास 2 है, तो 2 के लिए मैं डायरेक्ट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखता हूँ, R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपको क्लास में सिखाया जाता है कि दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े तो डायरेक्ट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 और 8 4 12। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 बचेगा तो 8/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का जो है यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, ये पूरा मामला ना किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपके लिए और बना देता हूँ, ठीक है, फाइनल। तो आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा सर्किट। 8/3। तो भाई अब देखो कितना सिंपल हो गया भाई सर्किट, ठीक है। अब सारे के सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए बेटा, ठीक है। तो हम सबको सॉल्व कर लो, 1.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 7, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1/3, क्लियर है। तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम करूंगा तो 1/3 प्लस 8/3 तो कितना हो जाएगा, 9/3 प्लस 7/1। बेटा सॉल्व करो तो 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आएगा, 30/3। तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, 10 ओम। तो मेरे पास फार्मूला होता है V = IR। तो I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो तो V कितना है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 10, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर करंट आपका सर्किट में मिल जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, तो ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एनएलएम में फ्रिक्शन से है। क्वेश्चन इज देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ L एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है 45 डिग्री with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये आपको क्लास में ही डायरेक्ट रिजल्ट लिखाया जाता है। अगर आपको रिजल्ट याद है तो सेकंडों में आंसर दे सकते थे। फिलहाल अगर तुझे नहीं याद है तो मैं इसका कॉन्सेप्ट के साथ ही तुझे इसका जो है सोल्यूशन बताने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इंक्लाइन सरफेस दे रखी है बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। मेरे पास एक सरफेस ये है और एक यहाँ पे ये है, ठीक है। आया समझ में, दोनों के लिए एंगल बेटा सेम है, दैट इज 45 डिग्री 45 डिग्री, क्लियर है। ये मेरे पास स्मूथ सरफेस है, बोले तो म्यू इक्वल टू 0 है और यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के दे रखा है, ठीक है। तो मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए। उसने एक कंडीशन और दे रखा है टाइम के साथ। तो मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक m मास का यहाँ पे भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है।
बेटा इन दोनों की लेंथ जो है ना बराबर है, ठीक है। जब स्लाइड करेगा तो इनको सेम डिस्टेंस चलनी है, ठीक है। तो मैं इसको एस बोल सकता हूँ, एस इक्वल टू एल, ठीक है, वो दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये स्मूथ सर्फेस है, तो स्मूथ सर्फेस के केस में जो आपका एक्सीलरेशन होता है, इसका एफबीडी बनाओगे बेटा, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, फ्रिक्शन तो जीरो है, नीचे आपका mg लगता है, आपको पता है, ठीक है। mg के यहाँ पे दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, 45 पे भी 45 होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको भी थीटा ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आता था mg cos थीटा, आपने कर रखा है बेटा, सिंपल सा है, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा। आया समझ, पीछे रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो सीधा सीधा इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे है तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, F इक्वल टू mg sin थीटा। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, सीधा सीधा g sin थीटा बेटा, क्लियर। इस केस में आपका ये आ जाएगा। इस केस में एक्सीलरेशन क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा, इसमें देखो फ्रिक्शन भी आ जाएगा पीछे, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन नीचे, और ये कंपोनेंट mg sin थीटा नीचे आएगा ये, ठीक है, नॉर्मल उसका ऊपर आएगा, ठीक है, mg आपका नीचे आ जाएगा, है ना। और इसके mg के दो कंपोनेंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, mg cos थीटा, क्लियर, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे F नेट, तो दैट वुड बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू n, और म्यू तो आपका म्यू के हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक चल रहा है, मूविंग में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। दूसरा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। तो इसका जो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूंगा, g बाहर आएगा, अंदर बचेगा g sin, g बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो इस केस में आपके पास एक्सीलरेशन ये निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, अब मैं इसको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मान लूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एस इक्वल टू यूटी वाला मामला जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ ए टी, समझ रहे कि नहीं। ए कितना है बेटा आपके पास, जी साइन थीटा इनटू टी स्क्वायर, मैं इसको टी1 बोलूंगा बेटा। आया समझ, स्मूथ सरफेस के लिए मैं क्या बोलूंगा, टी1 बोलूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एल दे रखा है, यहाँ पे भी सेम एस इक्वल टू एल ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 जी, मतलब एक्सीलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको टी2 बोल दूंगा बेटा। आया समझ, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों का टाइम अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच का वो रिलेशन बना के दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा लेंथ अगर बराबर है तो इनको मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इक्वेट करूंगा तो हाफ हाफ जी और जी गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई टी1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू टी2 का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई यहाँ पे अपने को हिंट दे रखा है, स्मूथ सरफेस में लगने वाला टाइम और फ्रिक्शन वाली सरफेस में लगने वाला टाइम, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, फ्रिक्शन वाली सरफेस में ज्यादा टाइम लगेगा ब्लॉक को नीचे पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि उसको खींचने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि T2 इज 2 टाइम्स ऑफ T1। बात समझ आई, मतलब इसको ज्यादा टाइम लग रहा है कौन सी वाली सरफेस को, फ्रिक्शन वाली सरफेस को, ठीक है। तो इस हिंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो बेटा देखो ये सब बराबर है मामला, तो कट गया है ना, हाफ जी वगैरह जो है कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचेगा मेरे पास साइन थीटा इनटू टी1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू के है बेटा, ये म्यू के है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। और टी2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर है 4 टी1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो टी1 और टी1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इधर बचेगा, इधर अंदर मल्टीप्लाई होकर करना आ जाएगा 4 साइन थीटा, और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 म्यू कॉस थीटा, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व कर लो यार, आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इधर आएगा तो कितना बचेगा, देखो तो माइनस का 3 साइन थीटा, क्लियर। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4 म्यू कॉस थीटा, हो गया सॉल्व बेटा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ चुका है, मैं इसको फाइल रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा, देखो तो कितना आएगा, मुझे क्या चाहिए, म्यू चाहिए, म्यू के, ठीक है। तो आंसर आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी, 45, तो 1 हो जाएगा, 3/4 इज नथिंग बट दिस इज द 0.75, इसको भाग लगाओगे तो मेरे पास आंसर निकल के बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जनरल मेथड बता देता हूँ बेटा, ठीक है। मान लो 2 टाइम्स ना देके यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, T2 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। मतलब आपको जनरल टर्म्स में अगर लिखना है, तो अगर इसके लिए आप सॉल्व करते हो तो मेरे पास जो जनरल रिजल्ट आ जाता है यूपी के लिए, दैट इज डिवाइडेड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाता है tan थीटा, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करके देखो बेटा डायरेक्ट आंसर आ जाता है उसी सेकंडों में। तो 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, n बोले तो टाइम, कितना टाइम दे रखा है 2 टाइम्स, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 45 वैल्यू मल्टीप्लाई 1, आंसर देखो बेटा डायरेक्ट आ गया 3/4 0.75,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था यार। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये रिजल्ट से याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट तू लिख सकता था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल तुझे कॉन्सेप्ट तो बेटा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और क्लास में भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है एनएलएम में, जब आपको फ्रिक्शन पढ़ाते हैं। ठीक है, आया समझ? फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्लेन में जब आपको पढ़ाते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है बेटा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लेस अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल आपको दे रखा 60 डिग्री विथ इट other end rest on the rough horizontal flow the friction force that the floor exert on the rod is, मतलब फ्रिक्शन की मुझे वैल्यू फाइंड करना है जो रॉड पे क्या कर रहा है, फ्लोर एक्सर्ट कर रहा है। ये मेरे पास दो वॉल है, ठीक है, फ्लोर, और ये मेरे पास वॉल। ठीक है, तो फटाक से क्वेश्चन को उड़ा देंगे भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये है मेरे पास रॉड। ठीक है, रॉड को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं समझने के लिए भाई। ठीक है, एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है, मेरे पास रॉड हो गई बेटा। ठीक है, ये मेरे पास रॉड हो गई। ठीक है, तो उसका कलर यूज कर लेते हैं ताकि जो है आपको थोड़ा सा समझ आए। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है, इसको मैं एफ आर बोलूंगा बेटा, है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉल का नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? एन डब्ल्यू में बोल दिया इसको, और फ्लोर का इसको मैं बोलूंगा एन एफ। ठीक है, फ्लोर की वजह से इस पे नॉर्मल ये आएगा बेटा। इसका खुद का ग्रेविटी की वजह से mg नीचे लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, यहाँ से एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। ठीक है, वर्टिकल से एंगल आपको 60 दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ आर की वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट बैलेंस करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एन एफ इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एन एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg। एन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ आर। तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं आया समझ में? ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक, अब यहाँ पे गाइस हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, जहाँ पे टॉर्क देखते हैं बेटा। तो ये 60 के लिए मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो, तो मैं उस पॉइंट को लूंगा जो मेरे लिए क्या है, इजी हो जाए। ठीक है, जहां से ज्यादा फोर्सेस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उन फोर्सेस का टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पॉइंट को अपना क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इक्वल टू क्या करूंगा मैं, 0 करूंगा बेटा। ठीक है, तो mg के यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट मिलने वाले, एक आपको ये मिलेगा mg cos 60, और एक मेरे पास बेटा यहाँ पे मिल जाएगा mg sin 60। बेटा इसकी लेंथ ना आपको दे रखा है कितना, l। आया समझ? l जो है आपको दे रखा है, l ही दे रखा है, बिल्कुल 5 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हम टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू क्या करते हैं, नेट टॉर्क 0 करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके बाद पहले देखेंगे अपन एन डब्ल्यू का। तो एन डब्ल्यू का टॉर्क अगर देखोगे तो किधर आ रहा है, देखो तो बेटा किधर आ रहा है, इसको ऐसे घुमाना चाहता है रॉड को, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन इसके आएगी। तो अंदर वाली में प्लस ले रहा हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, आया समझ? तो अंदर वाली में प्लस ले रहा हूँ, तो एन डब्ल्यू। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस आपको ये देखनी है बेटा, क्लियर? तो इस रॉड की लेंथ l मानी है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, l cos 60। क्लियर? ये डिस्टेंस मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स से कितनी आएगी, l cos 60। क्लियर है? अंदर वाली डायरेक्शन माइनस। फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद टॉर्क और किसका लगेगा बेटा, mg का। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसको किधर घुमाना चाहता है, देखो तो इधर घुमाना चाहता है। क्लियर है? ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाना चाहता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, बाहर वाली डायरेक्शन में माइनस ले रहा हूँ, तो mg sin 60। ठीक है, और इसकी यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी दैट इज l/2, इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा बेटा। क्लियर? अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। l ने l को मार दिया बेटा, तो एन डब्ल्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 2, 1/2 सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू मिलेगा, और यहाँ पे sin 60 की वैल्यू 3/2 और मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो एक 2 ने एक 2 को मार दिया, तो एन डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ आर के। तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू कितनी बेटा दे रखा है, 20, और जी की वैल्यू आपको 10 दे रखा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, 100√3 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 100√3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन सी क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी आपको दे रखा है, देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस।
चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज कैपिटल एफ देयर। A third identical uncharged conductor sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both। ठीक है, new force of repulsion between sphere A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance of this separation, so that the calculating force between them वगैरह वगैरह जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा बेस्ट जो है ऑप्शन इसका सही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो स्फीयर ले रहा हूँ छोटे छोटे, ठीक है। तो उसने रेडियस को क्या है नेग्लिजिबल बोला है उनके डिस्टेंस के तुलना में, ठीक है। तो मेरे पास ये है, इस पे चार्ज कितना बेटा क्यू है और इसमें भी चार्ज कितना है क्यू है, ये मेरे पास ए है और मेरे पास बी है। एक थर्ड चार्ज जो है इसके पहले ए के कांटेक्ट में लाया जाता है, उसके बाद बी के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, जब कोई थर्ड स्फीयर आप लाओगे इसके कांटेक्ट में है, सुनिए, कोई थर्ड स्फीयर जो है इसके कांटेक्ट में लाओ, उसका नाम मैंने सी बोल दिया है, तो मान लो इस पे चार्ज कितना ट्रांसफर हो, क्योंकि न्यूट्रल है। जब ए के साथ इसको कांटेक्ट में लाओगे तो भाई ऑब्वियस सी बात इस पे चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपने मेथड पढ़ी होगी, कौन सी चार्जिंग मेथड, कौन सी वाली, एक होती कंडक्शन वाली, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे करा रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा बेटा, क्लियर। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो मान लो इसमें चार्ज कितना आया होगा क्यू डैश आया, किसी टाइम इस पे चार्ज क्यू डैश आया होगा, तो इससे भाई सब गया, इसमें माइनस हो जाएगा क्यू डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल का कांसेप्ट लगा के, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे चार्ज कितना है ए पे के क्यू माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस वगैरह जो भी लेना है ले लेना है, आया समझ में, इक्वल टू आइडेंटिकल है, इसकी रेडियस सेम ही होगी, तो के क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर। आर ने आर को मार दिया, के ने के को मार दिया बेटा। क्यू डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज क्यू बाई 2, आया समझ, मतलब क्यू बाई 2 चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ होगा बेटा। इधर जाएगा क्यू डैश प्लस क्यू कितना हो जाएगा 2q, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा क्यू बाई 2, ठीक है। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू बाई 2, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा ए पे क्यू बाई 2 बचेगा, क्लियर है। अब इस स्फीयर को इसके साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा, जब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई 2, है ना। अब इसी वाले को बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो फिर से वही काम होगा यार, ठीक है। अब बेटा चार्ज जो है फिर से बी से, मान लो थोड़ी देर के लिए किससे ट्रांसफर हो रहा है बी से, तो मान लो इस पे चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इससे चार्ज ट्रांसफर हुआ q1, तो इस पे जाके ऐड हो गया q1, इससे निकल गया और इस पे जाके ऐड हो गया, क्लियर है, ठीक है। आप कैसा भी सपोज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप गलती करोगे तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ से बी से कितना चार्ज निकल गया q1 चार्ज निकल गया और इसमें जाके जुड़ गया, ठीक है। मतलब बी से सी पे चार्ज कुछ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर से मेथड लगानी है तो कौन सी बड़ी बात है यार, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा k q माइनस q1 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू क्या लिखोगे k q बाई 2, ठीक है, q बाई 2 प्लस q1, समझ रहे हैं ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो देखो बेटा r ने r को मार दिया, k ने q को मार दिया, तो कितना बचेगा q बाई 2, समझ रहे हैं प्लस का q1 और इधर क्या बचेगा q माइनस q1, ठीक है बेटा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो इधर आएगा तो q1 कितना हो जाएगा 2q1 और इधर जाएगा q माइनस q बाई 2, तो कितना बचेगा q बाई 2, तो 2q1, तो q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो तो q बाई 4, ओ माय गॉड, बात समझ आ रही है, मतलब q बाई 4, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चार्ज कितना बचा होगा b में, q1 की वैल्यू कितनी आई है q बाई 4, तो q माइनस q बाई 4 करोगे तो कितना बचेगा 3q बाई 4 बचेगा। बात समझ आ रही है, मतलब b पे जो चार्ज आया फाइनल कितना आया 3q बाई 4। तो मेरे पास अब दो स्फीयर बन गए, अब मुझे इस पे फोर्स निकालना है। इस पे चार्ज कितना q बाई 2 और इस पे कितना 3q बाई 4। अब भाई साहब आपको बताना है पहले कितना फोर्स लग रहा था बिटवीन देम, F इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन वगैरह जो भी आपने माना होगा r1 जो भी आपको मानना है, मैं x मान लेता हूं क्योंकि मैंने r की रेडियस मान लिया है, ठीक है, x स्क्वायर, क्लियर है। ये मेरे पास पहले फोर्स लग रहा था, अभी भी सेपरेशन सेम ही है बेटा x, ठीक है। तो अब आपको फोर्स बताना है आपके टर्म्स में कितना हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। F इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो तो k q बाई 2 3q बाई 4 कितना हो जाएगा k q स्क्वायर, 3 यहाँ पे बचेगा और डिवाइड बाई 4 2 जा 8 और डिवाइड बाई x स्क्वायर, ठीक है। तो f की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी देखो तो 3 बाई 8 k q स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर कितना है आपके पास f है, ठीक है। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 3 बाई 8 इंटू f इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा,
ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन जो क्लास में आपको कराया जाता है। कभी वायर के साथ क्या किया जाता है, इनको कंडक्शन में लाया जाता है, कभी डायरेक्ट थर्ड स्पेयर लाके इनके साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। तो होता कुछ नहीं है, आपको जस्ट चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज जो है कांटेक्ट के बाद बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्स लिख देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए इसकी क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बोर्स मॉडल अप्लाई करेंगे। l इक्वल टू कितना होता है, nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी होती है बेटा, mvr। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा nh डिवाइडेड बाय कितना, mv, और इधर जाएगा 2 पाई r। ध्यान से देखो, NH H बटा P। ठीक है, और ये H बटा P इज नथिंग बट दिस इज द लैम्डा, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा n इनटू लैम्डा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2 दे रखी है, लैम्डा मुझे निकालना है। 2 पाई तो आपके पास पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, r क्या होता है, r नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। कितना हो जाएगा, z हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू फिर से दे रखा है 2 पाई r नॉट। चाहो तो एक n यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो बेटा। ठीक है, एक n ने एक n को मार दिया, बाद में n की वैल्यू रख देना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 की वैल्यू 3.14, r नॉट आपको दे रखा है कितना, मतलब 0.0 कितना दे रखा है यहाँ पे 52 ऑलरेडी दे रखा है बेटा नैनोमीटर में। एंगस्ट्रॉम में आपको पता है 0.52 या 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, बट यहाँ पे नैनोमीटर में दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर 0.67 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।